और थेलोफाइटा का जो पहला एग्जाम्पल हमने ले रखा था वो एग्जाम्पल ले रखा है एल्गी। हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? एल्गी के बारे में पढ़ रहे थे। एल्गी को हम क्या कह रहे थे? शैवाल कह रहे थे। हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? एल्गी यानी कि शैवाल के बारे में। अब देखो शैवाल से रिलेटेड कुछ बातें तो मैंने कल ही बता दी थी। अध्ययन किसमें किया जाता है? शैवाल का जो काई है वो थैलस होता है। थैलस का मतलब क्या है? ठीक है, हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे हमारा टॉपिक चल रहा था यूज ऑफ एल्गी। हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? यूज ऑफ एल्गी के बारे में पढ़ रहे थे, शैवालों के उपयोग पढ़ रहे थे। ठीक है, अब देखो अच्छे से, पहले एक बात बोल देती हूँ, क्लास को शेयर कर देना, बीच में कमेंट्स बिल्कुल नहीं देखूंगी क्योंकि आपको इस चीज को अच्छे से समझना है। लास्ट के 5 मिनट में आपका सारे कमेंट्स का जवाब दूंगी, इससे पहले मैं नहीं देख पाऊंगी, सॉरी उसके लिए। ओके, सभी आ जाओ, क्लास को क्या कर देंगे? शेयर कर देंगे। चलो भाई, यूज ऑफ एल्गी की हम बात कर रहे थे, जिसमें सबसे पहला यूज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूज ऑफ एल्गी। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ये जो एल्गी है ये CO2 का क्या करता है? फिक्सेशन करता है। CO2 का क्या करेगा? फिक्सेशन करेगा। और CO2 फिक्सेशन का मतलब हम इसे क्या कहते हैं? स्थिरीकरण। क्या कहेंगे? स्थिरीकरण कहेंगे। यानी कि जो एल्गी है, जो हमारे वातावरण में जो CO2 है उसका क्या करता है? स्थिरीकरण करता है, उसका फिक्सेशन करता है। ये फिक्सेशन कैसे करता है? तो आप क्या बोलेंगे कि जो एल्गी है इनमें फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया चलती है। कौन सी अभिक्रिया चलती है? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस को आप क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो ये एल्गी है ये वातावरण से CO2 गैस लेता है और H2O वाटर लेके किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है, और बाहर से सूर्य से क्या ले लेता है? लाइट, प्रकाश ले लेता है, और क्या बना लेता है? C6H12O6 ग्लूकोज। यानी कि इस CO2 को उसने किसमें बदल दिया? ग्लूकोज के अंदर बदल दिया। और ये ग्लूकोज क्या है? इस ग्लूकोज को हम किसके रूप में काम में लेते हैं? फ्यूल। हमारी जो ईंधन है, हमारी जो फ्यूल है, हमें जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है? ग्लूकोज से मिलती है, C6H12O6 से मिलती है। तो एल्गी ने क्या किया? जो CO2 वातावरण में थी उस CO2 का क्या कर दिया? फिक्सेशन कर दिया, उसका क्या कर दिया? स्थिरीकरण कर दिया। ठीक है, अब देखो आगे, इसके बाद दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि कुछ एल्गी ऐसे भी होते हैं जो खाने योग्य होते हैं। कुछ एल्गी को क्या किया जा सकता है? खाया जा सकता है। कुछ एल्गी को क्या किया जा सकता है? खाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक उदाहरण दिया था और मैंने ये भी कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल हमने किसकी बात की थी? क्लोरेला की बात की थी। किसकी बात की थी? क्लोरेला। क्लोरेला क्या है? एक शैवाल है। क्लोरेला क्या है? एक शैवाल है। और इस क्लोरेला को अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन भी कहा जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन किसे कहा जाता है? तो आप क्या कहेंगे? क्लोरेला को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं तो वो भोजन के रूप में भाई भर भर के टिफिन वगैरह या फिर जो भी है कार्टन भर भर के ले गए भोजन के, ऐसे तो हो नहीं सकता क्योंकि उनको 15-20 दिन या फिर हो सकता है इससे भी ज्यादा उन्हें अंतरिक्ष में रहना पड़ जाए। तो अंतरिक्ष के अंदर उनको क्या चाहिए? लाइट वेट वाला भोजन चाहिए। और वो उनको उच्च मात्रा में क्या प्रोवाइड करवा दे? प्रोटीन प्रोवाइड करवा दे, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करवा दे, फैट प्रोवाइड करवा दे। तो उच्च मात्रा में प्रोटीन प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किसको लेके जाते हैं? क्लोरेला को लेके जाते हैं। तो क्लोरेला को हम अंतरिक्ष यात्रियों का क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। इसके बाद मैंने यहां दूसरा एग्जाम्पल बताया था अलवा का। दूसरा एग्जाम्पल किसका बताया? अलवा। अलवा भी क्या है? एक समुद्री शैवाल है। अलवा क्या है? एक समुद्री शैवाल है। और इस अलवा को हम सलाद के रूप में खा सकते हैं। इसका सैलेड बना सकते हैं। इसका क्या बना सकते हैं? सलाद बना सकते हैं। इसीलिए अलवा को समुद्री सलाद के नाम से भी जाना जाता है। आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि बताओ समुद्री सलाद किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? अलवा को क्या कहा जाता है? समुद्री सलाद के नाम से जाना जाता है। हलवा नहीं, अलवा। मम्मी के लाडले, अलवा नहीं है, अलवा है ये। अलवा का उपयोग हम किसके रूप में करते हैं? सलाद के रूप में कर सकते हैं। तो समुद्री सलाद किसको कहा जाता है? आपका आंसर क्या आना चाहिए? अलवा को कहा जाता है। इतना हमने पढ़ लिया था। अब इसके आगे देखो, इनके और भी बहुत अच्छे अच्छे उपयोग हैं। इसके बाद देखो एल्गी का आगे उपयोग कहाँ किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपने फर्टिलाइजर का नाम सुना है? फर्टिलाइजर,
फर्टिलाइजर के रूप में। एल्गी का उपयोग फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है, ध्यान से सुनना। एल्गी का उपयोग, शैवालों का उपयोग फर्टिलाइजर के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। अब ये फर्टिलाइजर क्या है, तो आप क्या कहेंगे, उर्वरक। उर्वरक भाई फसल को उत्पादकता बढ़ाने के लिए, फसल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उसमें खाद या फिर क्या डाला जाता है, उर्वरक डाला जाता है। तो कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो हमारी फसल को क्या करते हैं, उसकी उत्पादकता, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो हम उर्वरक के रूप में या फिर फर्टिलाइजर के रूप में भी हम किसको काम में लेते हैं, आप क्या कहेंगे, एल्गी को काम में लेते हैं, शैवाल को काम में लेते हैं। अब एग्जाम्पल पूछा जाता है कि ऐसे कौन से शैवाल हैं, ध्यान से सुनो। जैसे खाने योग्य शैवाल का पूछेगा तो क्या कहेंगे, अलवा है, और कौन सा है, क्लोरेला है। ऐसे ही आपसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि बताओ कौन से शैवाल फर्टिलाइजर या फिर उर्वरक के रूप में काम में लिए जाते हैं, फर्टिलाइजर या फिर उर्वरक के रूप में काम में लिए जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे, दो शैवाल है, एक का नाम है नोस्टा, एक का नाम क्या है, नोस्टा, और दूसरा का नाम है एनाबीना। नोस्टा और क्या नाम है, एनाबीना। दो सवाल है, दो एग्जाम्पल है, एक का नाम है नोस्टा और दूसरा का नाम क्या है, एनाबीना। यानी नोस्टा और जो एनाबीना है ये क्या करते हैं, फर्टिलाइजर का काम करते हैं, यानी कि फसलों के अंदर किसका काम करेंगे, उर्वरक का काम करेंगे। क्लियर है इतना। आप क्या कहेंगे, नोस्टा एंड एनाबीना क्या होते हैं, फर्टिलाइजर होते हैं, किसका काम करेंगे, उर्वरक का काम करेंगे। ये बात समझ में आई। मतलब फर्टिलाइजर के रूप में भी हम किसको काम में ले सकते हैं, शैवालों को काम में ले सकते हैं। क्लियर है। इसके अलावा आगे चलो, आगे चलते हैं। तो एक बात हमने देखी है, आपने लाइकेन का नाम सुना होगा, सुना है किसी ने, लाइकेन्स, लाइकेन का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा, लाइकेन का। अब ये लाइकेन क्या होते हैं, देखो लाइकेन एक जीव नहीं है, एक जीव नहीं है। लाइकेन में कितने जीव आते हैं, दो जीव आते हैं। लाइकेन में कितने जीव आते हैं, दो जीव। यानी कि ये जो लाइकेन है ये क्या होता है, एक सहजीवी संबंध होता है, एक सिम्बायोटिक रिलेशन है, एक सहजीवी संबंध है, या फिर आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन है एक प्रकार का, कैसा रिलेशन है, सिम्बायोटिक रिलेशन है, एक प्रकार का सहजीवी संबंध है। अब देखो लाइकेन किस किस का संबंध है, तो लाइकेन के अंदर दो जीव होते हैं, एक तो क्या होगा, शैवाल, प्लस दूसरा जीव क्या होता है, कवक होता है। यानी शैवाल और कवक एक दूसरे के साथ सहजीवी के, सहजीवी का मतलब अगर ये दोनों साथ रहेंगे तो जीवित रहेंगे, और एक दूसरे से अलग हो गए तो ये जीवित नहीं रहेंगे। तो एक दूसरे के साथ सहजीविता का यानी कि सिम्बायोटिक का रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, सिम्बायोटिक का क्या बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं। तो लाइकेन एक जीव नहीं है, लाइकेन में कितने जीव है, दो। एक क्या होता है शैवाल और दूसरा क्या होता है कवक। ये एक दूसरे के साथ क्यों रहते हैं, इसलिए रहते हैं क्योंकि कवक अपना भोजन नहीं बना सकता और शैवाल क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो ये कैसे होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं। कैसे होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं। तो ये क्या करेगा, शैवाल क्या करेगा, इस कवक को क्या देगा, भोजन देगा, न्यूट्रिशन देगा। भाई कवक को तो क्या चाहिए, भोजन चाहिए, और कवक को भोजन कौन देगा, शैवाल देगा। अब इस शैवाल को रहने के लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए, और वो जगह कौन देगा, इसको कवक देगा। यानी एक दूसरे के बिना क्यों नहीं रह सकते भाई, इसलिए नहीं रह सकते कि एक दूसरे की ये क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं। एक दूसरे की जो जरूरतें होती हैं, जो आवश्यकताएं होती है, उनको ये क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं बिना किसी लालच के। देखो शैवाल को क्या चाहिए, केवल रहने के लिए जगह चाहिए, तो वो कौन दे देता है, फंगाई दे देता है, कवक दे देता है। और कवक को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, पोषण चाहिए। अब ये खुद भोजन नहीं बना सकता, जबकि शैवाल अपना न्यूट्रिशन बना सकता है। तो शैवाल क्या करता है, कवक को क्या दे देता है, न्यूट्रिशन दे देता है। तो दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक या फिर सहजीविता का क्या दिखाते हैं, संबंध दिखाते हैं। सहजीविता का क्या दिखाएंगे, संबंध दिखाएंगे। ये बात समझ में आई, बॉटनी समझ में आ रही है सब लोगों को, बॉटनी समझ में आ रही है सबको। चलो आगे। अब देखो इसके बाद में आपसे क्या सवाल पूछे जाएगा, याद रख लेना। फर्टिलाइजर के रूप में भी हम किसको काम में लेते हैं, उर्वरक को काम में लेते हैं। एक बात और नोट कर लेना, यहीं पे लाइकेन के अंदर नोट कर लेना। एक बात नोट क्या करनी है, ये जो लाइकेन है, ये जो लाइकेन है, लाइकेन SO2
प्रदूषण का क्या होता है, सूचक होता है। SO2 प्रदूषण का सूचक होता है। बहुत अच्छा सवाल बनता है यहां से। सवाल क्या बनेगा कि लाइकेन कौन से प्रदूषण का सूचक होगा, तो आपको क्या कहना है, जो सल्फर ऑक्साइड के जो प्रदूषण फैलते हैं वातावरण में, SO2 के जो जितने भी प्रदूषण होते हैं उनका अच्छा सूचक कौन होता है, लाइकेन होता है। अब ये सूचक कैसे होता है, ये सूचक कैसे होता है, तो ये क्या बताया गया, साइंटिस्ट ने हमें बताया कि जहां पर SO2 का प्रदूषण होता है, जहां पर SO2 ज्यादा होती है वहां पे क्या होगा, SO2 ज्यादा होगी वहां पर कभी लाइकेन ग्रो नहीं कर सकता, यानी कि लाइकेन नहीं उगेगा। अगर लाइकेन ग्रो नहीं करता, कहीं पे हमें लाइकेन नहीं मिलता, तो हम क्या समझ जाते हैं कि वहां पे SO2 का क्या फैला हुआ है, पॉल्यूशन या फिर प्रदूषण। और जहां SO2 का प्रदूषण नहीं होता वहां पे लाइकेन का क्या कर सकता है, वृद्धि कर सकता है, ग्रो कर सकता है। क्लियर है इतना? चलो आगे। तो आप ये बता देना कि जो सिम्बायोटिक रिलेशन है लाइकेन, उसको क्या कहा जाता है, SO2 प्रदूषण का सूचक कहा जाता है, जिसमें लाइकेन SO2 जहां होगी वहां लाइकेन ग्रो नहीं करेगा, और जहां SO2 नहीं होगी वहां लाइकेन क्या करेगा, ग्रो करेगा। अब एक बात और, ये जो लाइकेन है इनसे क्या प्राप्त किया जाता है, लिटमस पेपर, लिटमस पत्थर। आप सबने सुना होगा, पीएच देखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, लिटमस पत्थर का उपयोग करते हैं। क्या देखने के लिए, पीएच देखने के लिए। जैसे कि पीएच अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, उस पीएच को चेक करने के लिए आपने लेबोरेटरी में देखे होंगे, एक छोटी सी डायरी सी होती है और वो पीएच पेपर हमें निकाल के देता है टीचर, कि इससे आप अपने माउथ की पीएच चेक करो, ठीक है, इस पानी की पीएच चेक करो, चाय की पीएच चेक करो। तो पीएच चेक करने के लिए हम किसको काम में लेते हैं, लिटमस पत्थर को काम में लेते हैं। और ये जो लिटमस पत्थर है ये हमें किससे प्राप्त होता है, लाइकेन से प्राप्त होता है। चलो रिवाइज कर रही हूं, हम क्या पढ़ रहे हैं, यूज ऑफ एल्गी पढ़ रहे हैं। सबसे जो यूज थे वो हमने पढ़ लिए थे। हम क्या पढ़ रहे हैं कि एल्गी फर्टिलाइजर के रूप में काम करता है, उर्वरक के रूप में काम करता है। कौन कौन से, नोस्टोक और कौन, एनाबिना। फिर हमने पढ़ा कि एल्गी है जो शैवाल है, ये कवक के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। लाइकेन है वो SO2 प्रदूषण का सूचक होता है, और ये SO2 प्रदूषण वाले क्षेत्रों में नहीं ग्रो कर सकता लाइकेन। इसके बाद इस लाइकेन से क्या प्राप्त किए जाते हैं, लिटमस पेपर प्राप्त किए जाते हैं, जो किसको बताते हैं, हम जो पीएच वैल्यू को जो डिफाइन कर सकते हैं वो किससे कर सकते हैं, लिटमस पेपर से या फिर लिटमस पत्थर से। क्लियर है इतना? चलो आगे। पीएच पैमाने के बारे हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे भाई, सोरेनसन ने दिया था, और पीएच को हम कैसे डिफाइन करेंगे ये हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ओके, क्लियर है इतना? चलो आगे। अब देखो आगे आपको क्या पढ़ना है, इतना पढ़ने के बाद में एक बहुत अच्छा सवाल बनता है। सवाल क्या बनेगा यहां से, नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जाएगा। देखो कुछ ऐसे सवाल हैं, ध्यान से सुनो, कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस को आप क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस को आप क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। यानी सवाल बनेगा कि ऐसे कौन से सवाल है जिनमें, देखो सबसे पहले जो फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया है, सबसे पहले जो फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है, ये किसमें देखी गई थी, आप क्या कहेंगे मैडम, शैवालों में देखी गई थी। किसमें देखी गई थी, शैवालों में देखी गई थी। तो कौन से शैवालों के अंदर सबसे पहले फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का अध्ययन किया गया, तो उन शैवालों का नाम है, एक का नाम तो आपको याद रहेगा, वो नाम क्या है, क्लोरेला। क्या नाम है, क्लोरेला, प्लस दूसरे का नाम है वेलोनिया। क्लोरेला और वेलोनिया, ध्यान से सुनो, नाम एक बार रिवाइज कर रही हूं, क्लोरेला और वेनोलिया दोनों ऐसे शैवाल हैं जिनमें सबसे पहले फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की क्या की गई थी, खोज की गई थी। यानी सवाल सीधा भी बन सकता है कि बताओ फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया किसमें देखी गई, तो आप कह देंगे एल्गी, शैवालों में देखी गई। अगर आपसे नाम पूछ लिया जाए कि कौन से शैवालों में देखी गई, तो आप क्या कहेंगे, क्लोरेला और वेलोनिया नाम के जो शैवाल हैं इनमें सबसे पहले किसकी खोज की गई थी, फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया या फिर प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की। इसके आगे देखो, आगे आपसे क्या पूछा जाएगा, इतना पढ़ने के बाद में हम आगे क्या देखते हैं,
आगे आपसे पूछा जाएगा कि बताओ सबसे छोटा शैवाल कौन सा है। सवाल क्या बनेगा, बताओ सबसे छोटा शैवाल कौन सा है। भाई सवाल बन सकता है इतने शैवाल प्रेजेंट है, उनमें से सबसे छोटा शैवाल कौन सा है। और आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बताओ सबसे बड़ा शैवाल कौन सा है। दो सवाल आपको मिलेंगे, ठीक है। एक तो सवाल क्या मिलेगा, सबसे छोटा शैवाल, और एक क्या मिलेगा, सबसे बड़ा शैवाल। क्लियर है इतना। अब देखो सबसे छोटा शैवाल और सबसे बड़ा शैवाल, अगर सबसे छोटे शैवाल की बात करें तो इसका नाम है एसिटाबुलेरिया। क्या नाम होता है, एसिटाबुलेरिया। आपको क्या याद रखना है, एसिटाबुलेरिया याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। सबसे छोटा सवाल, आज तक जो सबसे छोटा शैवाल देखा गया है, सबसे छोटा जो एल्गी देखा गया है, उसे हम क्या कहते हैं, एसिटाबुलेरिया कहते हैं। एसिटाबुलेरिया से एक सवाल और बनता है, वो भी बाद में बताऊंगी। इसके बाद अगर सबसे बड़े शैवाल की बात करें कि सबसे बड़ा शैवाल कौन सा होता है, तो आपका आंसर आना चाहिए मैक्रोसिस्ट। मैक्रोसिस्ट नाम का एक शैवाल है, मैक्रोसिस्ट। ये जो मैक्रोसिस्ट शैवाल है, ये सबसे बड़ा शैवाल होता है। एक बार रिवाइज कर लो, सबसे छोटा शैवाल आपका आंसर क्या आना चाहिए, एसिटाबुलेरिया, और सबसे बड़ा शैवाल आपका आंसर क्या आना चाहिए, मैक्रोसिस्ट। अब देखो एसिटाबुलेरिया से रिलेटेड क्या सवाल बनता है। सबसे पहले केंद्रक की खोज, सबसे पहले केंद्रक की खोज या केंद्रक के बारे में स्टडी केंद्रक की खोज एसिटाबुलेरिया में की गई, एसिटाबुलेरिया में की गई, एसिटाबुलेरिया में की गई। बहुत अच्छा सवाल बन जाता है। सवाल क्या बन जाता है कि बताओ केंद्रक की खोज कौन से शैवाल से की गई थी, तो आपका आंसर हाँ, हेमंत शर्मा जी, राम राम नमस्ते। एक बार पढ़ो, लास्ट में मैं आपसे बात करूंगी सबसे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। जो एसिटाबुलेरिया है, एसिटाबुलेरिया जो सबसे छोटा शैवाल है, इस शैवाल में सबसे पहले किसको देखा गया था, न्यूक्लियस को देखा गया था, केंद्रक को देखा गया था। अब देखो इसके बाद ये जो वेलोनिया है, इस वेलोनिया से भी अच्छा सवाल बनता है। वेलोनिया से सवाल क्या बनेगा, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डुजार्डिन। वैज्ञानिक का नाम क्या था, डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक। यानी डुजार्डिन ने वेलोनिया में किसकी खोज की थी, सबसे पहले जीवद्रव्य की खोज की। किसकी खोज की, जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। किसकी खोज की थी, जीवद्रव्य की खोज की थी, प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी। तो ये अच्छा सवाल भी बन जाता है किससे, वेलोनिया से। किससे बनेगा, वेलोनिया से। तो दोनों बात आपको याद रखनी है, रिवाइज करो। देखो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया सबसे पहले किन में देखी गई, आप क्या कहेंगे, शैवालों में देखी गई। कौन से शैवालों में देखी गई, क्लोरेला और वेलोनिया में देखी गई। ये क्लोरेला अंतरिक्ष का भोजन भी कहलाता है। एक बात और है, भी क्लोरेला से लिखा दूंगी। ये जो वेलोनिया है, इस वेलोनिया से डुजार्डिन ने किसके बारे में बताया, जीवद्रव्य के बारे में। किसके बारे में बताया, जीवद्रव्य। जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म के बारे में। इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि सबसे छोटा जो शैवाल है ये क्या होगा, एसिटाबुलेरिया होगा। सबसे बड़ा शैवाल कौन सा होगा, मैक्रोसिस्ट होगा। अब ये जो एसिटाबुलेरिया है, इस एसिटाबुलेरिया में सबसे पहले किसको खोजा गया था, न्यूक्लियस को खोजा गया था, केंद्रक को खोजा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बन जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे ये, यहां से अच्छे सवाल हैं। अब इसके बाद इस क्लोरेला को भी लिख लो नोट लगा के। क्लोरेला से मैं ऊपर लिख दूंगी, एक बार मिटा देती हूं इसको। चलो आगे, चलो भाई मिटा दो इसको। हाँ, दैत्यकारी शैवाल भी कहा जाता है मैक्रोसिस्ट को। सबसे बड़ा शैवाल है, इसको दैत्यकारी शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। चलो आगे, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में देखो ये जो क्लोरेला शैवाल है, क्लोरेला शैवाल, इस क्लोरेला शैवाल से एक एंटीबायोटिक बनाई जाती है। क्लोरेला शैवाल से क्लोरेलिन, क्लोरेलिन ध्यान से सुन लेना, क्लोरेला शैवाल से
क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती है, नामक एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती है, एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती है। सवाल अच्छा बन जाता है कि क्लोरेला शैवाल से कौन सी एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती है, तो आपका आंसर क्या आएगा, क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक किससे प्राप्त की जाती है, क्लोरेला शैवाल से प्राप्त की जाती है। ठीक है, क्या हो गया तुम लोगों को, क्या बोल रहे हो? क्लास को शेयर नहीं किया ना तुमने? अरे बेईमान लोगों, तुम बहुत बेईमानी करते हो यार। मैं पढ़ाने लग जाती हूँ, भूल जाती हूँ, तुम क्लास को शेयर ही नहीं करते। कोई बात नहीं, लैला मजनू के दो ऐसे, अच्छा पहली क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जो शैवाल है, हमारे जो शैवाल हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। इंपोर्टेंट टॉपिक है, लिख लेंगे। शैवाल के कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं भाई। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। शैवाल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अब ये 3 प्रकार के शैवाल कौन कौन से हैं, यहां से अच्छा सवाल बनेगा। तो सबसे पहला जो प्रकार है इसका, इनको कहा जाता है ग्रीन एल्गी। क्या कहा जाता है, ग्रीन एल्गी कहा जाता है। और ग्रीन एल्गी को आप क्या कह देंगे, हरे शैवाल। ग्रीन एल्गी को आप क्या कह देंगे, हरे शैवाल। लेकिन अगर मैं बात करूं साइंस की भाषा में, कि साइंस की भाषा में ग्रीन एल्गी को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर आना चाहिए क्लोरोफाइसी। क्या कहा जाता है, क्लोरोफाइसी कहा जाता है। साइंस की भाषा में ग्रीन एल्गी, हरे शैवालों को क्या कहा जाता है, क्लोरोफाइसी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे जो शैवाल पढ़ेंगे, इनको कहा जाता है ब्राउन एल्गी। कलर के आधार पे डिवाइड किया गया है। इनको क्या कहा जाता है, ब्राउन एल्गी, भूरे शैवाल। और ब्राउन एल्गी को साइंस की भाषा में क्या कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे, फियोफाइसी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, फियोफाइसी या फिर ब्राउन एल्गी। ठीक है, अब इसके बाद तीसरे नंबर के जो शैवाल हैं, इनको क्या कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे, इनको रेड एल्गी कहा जाता है। यानी इनको हम क्या कहेंगे, लाल शैवाल कहेंगे। रेड एल्गी या फिर इनको क्या कहा जाता है, लाल शैवाल कहा जाता है। आप क्या बोल रहे हैं, शैवाल 3 टाइप के होंगे, किसके आधार पर, कलर के आधार पर। सबसे पहले कौन से होंगे, ग्रीन एल्गी, हरे शैवाल, इनको क्या कहा जाता है, क्लोरोफाइसी। फिर कौन से होंगे, ब्राउन एल्गी, इनको क्या कहा जाता है, फियोफाइसी। फिर कौन से होंगे, रेड एल्गी, इनको क्या कहा जाता है, लाल शैवाल। या फिर इनको साइंस की भाषा में हम क्या कहेंगे, रोडोफाइसी कहेंगे। साइंस की भाषा में इनको क्या कहेंगे, रोडोफाइसी कहेंगे। अब इनसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या बनता है, इनसे अच्छा सवाल क्या बनता है। सबसे पहले देखो, ग्रीन एल्गी से अच्छा सवाल क्या बनेगा, तो ग्रीन एल्गी से रिलेटेड पूछा जाएगा कि ये जो हरे शैवाल है, कौन से शैवाल है, हरे शैवाल। इन हरे शैवालों के अंदर कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है, कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल को आप हिंदी में क्या कहते हैं, पर्णहरित। क्लोरोफिल को आप हिंदी में क्या कहते हैं, पर्णहरित। क्योंकि ये बात हमने पीछे पढ़ ली थी कि जो शैवाल है उनमें क्लोरोफिल या फिर पर्णहरित की उपस्थिति होती है। तो कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है, कौन सा क्लोरोफिल है, कौन सा पर्णहरित है जो ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, तो आपको बताना है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ऐसे लिख लो, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ये किसमें पाया जाता है, ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, हरे शैवालों में पाया जाता है। इसके बाद आप क्या लिखेंगे कि सबसे ज्यादा पाए जाने वाले शैवाल, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले शैवाल, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले शैवाल। सवाल बन जाता है कि कौन से शैवाल सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे, ग्रीन एल्गी यानी कि हरे शैवाल सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट तो ये है, इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि ग्रीन एल्गी के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट तो क्या है, क्या पूछे जाते हैं, इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, उदाहरण पूछे जाते हैं, किसके, ग्रीन एल्गी के। तो आपको उदाहरण याद रखने हैं। सबसे पहला उदाहरण तो क्या है, कारा। सबसे पहला उदाहरण क्या होगा, कारा। दूसरा उदाहरण क्या होगा, वोल्वोक्स। दूसरा उदाहरण क्या होगा, आप क्या कहेंगे, वोल्वोक्स।
तीसरा उदाहरण क्या होगा, नाइट्रेला। तीसरा क्या होगा, नाइट्रेला होगा। तीसरा उदाहरण क्या होगा, नाइट्रेला। देखो ग्रीन एल्गी से आपको तीन ही बातें याद करनी है। तीन बातें क्या याद करनी है, जो हरे शैवाल है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। हरे शैवालों में कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल ए एंड बी पाया जाता है। फिर आपसे पूछे जाएगा कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, तो ये तीन एग्जाम्पल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और ये तीनों ही एग्जाम्पल आपको क्या करना है, याद करना है। पहला एग्जाम्पल तो क्या है, कारा। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, वोल्वोक्स। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, नाइट्रेला। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, नाइट्रेला है। ठीक है, अब देखो आपको नोट लगा के एक बात ऐड कर लेनी है। नोट लगा के क्या लिखेंगे कि कारा व नाइट्रेला, कारा प्लस नाइट्रेला, यानी कि कारा और नाइट्रेला का उपयोग मलेरिया रोग में किया जाता है। मलेरिया इंपॉर्टेंट है भाई, मलेरिया रोग निदान में किया जाता है। मलेरिया रोग निदान में किया जाता है। मलेरिया रोग निदान में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार आ भी चुका है। ऐसे कौन से शैवाल हैं जिनका उपयोग हम मलेरिया रोग के उपचार में कर सकते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए कारा और नाइट्रेला, जो एक प्रकार के क्या होते हैं, ग्रीन शैवाल होते हैं, यानी कि हरे शैवाल होते हैं। इसका मतलब जो हरे शैवाल हैं, जो ग्रीन शैवाल हैं, ये हमें एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। हम इनसे प्रतिजैविक भी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है, इतना बात याद रख लेना, रिवाइज कर रही हूं। देखो ग्रीन एल्गी, हरे शैवाल, क्लोरोफिल पाया जाता है ए एंड बी, और इसके बाद सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो शैवाल है वो क्या होगा, ग्रीन एल्गी। और अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, देखो इन तीन एग्जाम्पल से ही पूछा जाएगा। चौथा एग्जाम्पल आज तक मैंने तो नहीं देखा। एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम में नहीं पूछा जाता, क्योंकि इतने सारे शैवाल है, आप सबके नाम थोड़ी याद रखेंगे, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो आप क्या याद रखेंगे, एक तो कौन सा हो गया, कारा, और दूसरा कौन सा हो गया, वोल्वोक्स, और तीसरा कौन सा हो गया, नाइट्रेला। यहाँ कारा और नाइट्रेला का उपयोग हम किसमें करते हैं, मलेरिया रोग के उपचार में किया जाता है। क्लियर है इतना, चलो आगे। अब देखो इसके बाद हम किसकी बात करते हैं, ब्राउन एल्गी की बात करते हैं। देखो ये फियोफाइसी है, ब्राउन एल्गी है। केवल इसमें इतना याद रखना है कि ब्राउन एल्गी के अंदर कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है, तो आप बताएंगे क्लोरोफिल ए एंड सी। ब्राउन एल्गी में कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल ए एंड सी। इसके बाद पूछा जाता है इसके एग्जाम्पल कि ब्राउन एल्गी के निम्न में से कौन सा एक भूरा शैवाल है। सवाल क्या बनेगा, निम्न में से कौन सा एक भूरा शैवाल है, निम्न में से कौन सा एक ब्राउन एल्गी है। तो आपको ब्राउन एल्गी के अंदर सबसे पहले मिलेगा लेमिनेरिया। क्या मिलेगा, लेमिनेरिया। ये एग्जाम्पल तो कंपटीशन एग्जाम का फेवरेट सवाल है, फेवरेट सवाल। एक बार मैं इस रोडोफाइसी को मिटा देती हूं। फेवरेट सवाल है कंपटीशन एग्जाम का। अगर यहां से सवालों से सवाल आता है तो आपने एक क्लोरेला देखा होगा और एक आपने क्या देखा होगा, लेमिनेरिया को देखा होगा। इस लेमिनेरिया से भी अच्छा सवाल पूछा जाता है। अब ये जो लेमिनेरिया है, देखो इस लेमिनेरिया से क्या प्राप्त की जाती है, आयोडीन प्राप्त की जाती है। क्या प्राप्त की जाती है, आयोडीन प्राप्त की जाती है। तो सवाल बन सकता है कि ऐसा कौन सा ब्राउन एल्गी है, ऐसे कौन से फियोफाइसी है जिनसे आयोडीन प्राप्त की जा सकती है। क्या प्राप्त की जा सकती है, आयोडीन प्राप्त की जा सकती है। तो आप क्या कहेंगे, लेमिनेरिया से क्या प्राप्त की जा सकती है, आयोडीन प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, क्लियर है इतना। आयोडीन प्राप्त की जा सकती है किससे, लेमिनेरिया से। ओके, अब आगे चलो, इसके आगे दूसरा एग्जाम्पल आपको क्या देना है, सरगासम। दूसरा एग्जाम्पल आपको क्या देना है, सरगासम देना है। देखो इस सरगासम का उपयोग चारे के रूप में किया जाता है, और चारे के रूप में कौन करते हैं, पशु। भाई जो पशु चरते हैं तो चारे के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, सरगासम का उपयोग किया जाता है। और ये सरगासम भी एक प्रकार का क्या होता है, ग्रीन एल्गी होता है। क्या होगा, ग्रीन एल्गी होगा, सॉरी ब्राउन एल्गी होगा, भूरा शैवाल होगा। इतना क्लियर है। आपको दो याद रखने हैं, दो एग्जाम्पल ब्राउन एल्गी के, एक लेमिनेरिया होगा और दूसरा कौन सा होगा, सरगासम होगा। लेमिनेरिया से क्या प्राप्त की जाती है, आयोडीन प्राप्त की जाती है। क्या प्राप्त करेंगे, आयोडीन प्राप्त करेंगे। और इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, सरगासम। सरगासम का उपयोग जो पशु हैं, जब पशु चारा चरते हैं तो चारे के रूप में, ठीक है, फूडर की फॉर्म में किसका उपयोग कर सकते हैं, हम सरगासम का उपयोग कर सकते हैं। क्लियर है इतना, चलो आगे।
अरे क्लास को शेयर कर दो, आगे चलूं, मैं मिटाऊंगी इसको, एक बार रिवाइज कर लो। ग्रीन एल्गी, हरे शैवाल, क्लोरोफिल, पर्णहरित ए और सी, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला शैवाल। एग्जाम्पल कारा, वोल्वोक्स, नाइट्रेला। कारा और नाइट्रेला का उपयोग मलेरिया रोग के निदान में किया जाता है। ब्राउन एल्गी, क्लोरोफिल ए और सी, एग्जाम्पल लेमिनेरिया, आयोडीन प्राप्त की जाती है। सरगासम का उपयोग चारे के रूप में किया जाता है। चलो आगे, परवीन सिंह जी बढ़ाओ इसको। हाँ, कृत्रिम रूप से ऊन भी प्राप्त की जा सकती है सरगासम से, लिख सकते हैं आप, ठीक है। सरगासम से ऊन भी बनाई जाती है, ऊन भी बनाई जाती है, सरगासम से ऊन भी बनाई जाती है, ऊन भी क्या की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है। क्लियर है? अब आगे देखो, अब हम पढ़ते हैं रोडोफाइसी को। रोडोफाइसी यानी कि लाल शैवालों के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो, ये जो रोडोफाइसी है, लाल शैवाल है, ठीक है। अब आप तीसरे कौन से लिखेंगे, तो हमारा तीसरा होगा लाल शैवाल, रेड एल्गी। और लाल शैवाल को आप क्या कहेंगे, तो हम साइंस की भाषा में क्या कहेंगे, रोडोफाइसी कहेंगे। क्या कहेंगे, रोडोफाइसी, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, बोटनी है, नाम ऐसे ही आएंगे, याद करने की कोशिश करो। क्या है, लाल शैवाल, साइंस की भाषा में इनको क्या कहेंगे, रोडोफाइसी कहेंगे। देखो ये लाल शैवाल है ना, ये समुद्र की गहराई में पाई जाते हैं, समुद्र की गहराई में, यानी कि आसानी से इन लाल शैवालों को नहीं देखा जा सकता। कभी आपने देखा है आसानी से लाल शैवाल? नहीं देखे होंगे। हरे शैवाल तो हमें आसानी से देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कभी हमने रेड एल्गी नहीं देखे, क्योंकि ये जो रेड एल्गी है ये समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं। और अगर ये लाल शैवाल समुद्र में बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गए, ठीक है, तो ज्यादा मात्रा में बढ़ गए तो समुद्र के पानी का रंग, जो समुद्र के पानी का रंग है, समुद्र के पानी का रंग वो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। और इसी कारण इन लाल शैवालों को हम समुद्री खरपतवार भी कहते हैं। समुद्री खरपतवार, खरपतवार का तो मतलब समझ गए होंगे, जो बिना यूज वाले पादप है उसे अपन क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या कहना है कि जो लाल शैवाल है, रोडोफाइसी हैं, इनको समुद्री खरपतवार भी कहते हैं। और ये किसमें पाए जाते हैं, समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं। इसीलिए जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो पानी का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, ठीक है। और अगर शैवाल का नाम पूछ लिया जाए कि कौन से शैवाल की मात्रा बढ़ने पर पानी का रंग लाल दिखाई देता है, तो आपको बताना है ट्राइकोडेस्मियम। ट्राइकोडेस्मियम नामक एक शैवाल है। ट्राइकोडेस्मियम शैवाल बढ़ जाने पर, ट्राइकोडेस्मियम शैवाल बढ़ जाने पर समुद्र के पानी का रंग लाल हो जाता है। समुद्र के पानी का रंग लाल हो जाता है, समुद्र के पानी का रंग लाल हो जाता है। अच्छा सवाल है, पूछा जाता है बहुत बार कि कौन से शैवाल की मात्रा बढ़ जाने पर पानी का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। तो आप क्या कहेंगे, ट्राइकोडेस्मियम। पूरा नाम लिखना चाहिए तो इरिथ्रियम भी साथ होता है, इरिथीरियम। ट्राइकोडेस्मियम इरिथीरियम नाम का एक लाल शैवाल है। जब इसकी मात्रा समुद्र में बढ़ जाती है तो समुद्र के पानी का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। इतना क्लियर है, आई बात समझ में। लाल शैवाल को आप क्या कहेंगे, रोडोफाइसी। इसे समुद्री खरपतवार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब लाल शैवाल की मात्रा बढ़ जाती है तो समुद्र के पानी का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, ठीक है। और लाल होने के लिए एक शैवाल सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, और वो कौन सा होता है, ट्राइकोडेस्मियम इरिथीरियम। जब ट्राइकोडेस्मियम इरिथीरियम की संख्या बढ़ जाती है तो समुद्र के पानी का रंग हमें कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। क्लियर है इतना? ओके सलेश जी, ओके ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, महाराष्ट्र में एक झील के पानी का रंग लाल हो गया था, किसके कारण, ट्राइकोडेस्मियम इरिथीरियम शैवाल की संख्या बढ़ जाने के कारण। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्पल आप लिखेंगे जिलेडियम व ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम प्लस ग्रेसिलेरिया। एग्जाम्पल क्या है, ये नाम तो आप रट ही लो, जिलेडियम और कौन सा होता है, ग्रेसिलेरिया। एग्जाम्पल आप क्या लिखेंगे, जिलेडियम और कौन सा हो गया, ग्रेसिलेरिया हो गया।
अब देखो ये जो जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया लाल शैवाल है, इनसे क्या प्राप्त की जाती है? अगार अगार। ये अच्छा सवाल है, क्या प्राप्त की जाती है? अगार अगार प्राप्त की जाती है। और ये अगार अगार एक प्रकार की क्या होती है? जेल होती है। क्या होती है? जेल। तो बहुत बार सवाल बन जाता है कि अगार 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 जो जेल है वो कौन से शैवालों से प्राप्त की जाती है? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया नामक जो शैवाल है, इनसे क्या प्राप्त की जाती है? अगार अगार प्राप्त की जाती है। ठीक है। और ये जो अगार अगार है, ये अगार अगार है, इसका उपयोग कहां किया जाता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। पढ़ा था ना हमने सुबह वाली क्लास में। सवाल बन जाता है कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, जिससे हम डीएनए खंडों को अलग करते हैं, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, उसके अंदर मीडियम बनाने के लिए हम किसको काम में लेते हैं? तो हम अगार अगार जेल को काम में लेते हैं। और अगार अगार जेल किससे प्राप्त की जाती है? जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त की जाती है, जिनको क्या कहते हैं? लाल शैवाल कहते हैं। सलेश द पावर बोल रहे हैं, मैम हमारे पेपर आप ही बनाओगे क्या? नहीं, हमें लग रहा है कि आप ही बनाओगे। हाँ बिल्कुल मैं ही बनाऊंगी। आपको लग रहा है ना, तो मैं ही बनाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप पेपर देने के लिए तैयार हो, पेपर मैं ही बनाऊंगी। इतना स्ट्रेस में आने की जरूरत नहीं है, पेपर मैं ही बनाने वाली हूं। आपको तो स्ट्रेस लेना ही नहीं है, पेपर तो मैं बना रही हूं ना। तुम्हें लग थोड़ी रहा है मैं बनाऊंगी, लग नहीं रहा, मैं बनाऊंगी। ये जो तुम लोग आके एक दो फालतू के कमेंट करते हो ना, टीचर इन चीजों से बहुत अलग है, ऐसे मान लेना। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। आई बात समझ में? लाल शैवाल रोडोफाइसी समुद्री खरपतवार कहते हैं, समुद्र की गहराई में पाई जाते हैं। इनके कारण पानी का रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि इनके एग्जाम्पल की बात करें तो जिलेडियम और कौन सा होता है? ग्रेसिलेरिया होता है। ठीक है। जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से हम क्या प्राप्त करते हैं? अगार अगार जेल प्राप्त करते हैं। और इस अगार अगार जेल का प्रयोग किसमें किया जाता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में किया जाता है। ओके। और इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे कि यहां पे मैंने लिखा है कि समुद्र के पानी का रंग कई बार लाल हो जाता है, उसका कारण होता है ट्राइकोडेस्मियम इरिथियम नामक शैवाल की मात्रा का बढ़ जाना। क्लियर है इतना? चलो आगे। अब देखो ये हमने शैवाल के बारे में पढ़ लिया है। शैवाल के अंदर इससे ज्यादा सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे, यही रुक जाएगा एग्जामिनर। पेपर में ही बनाऊंगी, पेपर में ही बनाऊंगी ऐसे मान लो शैवाल वाला। तो शैवाल से अगर सवाल आएगा, अगर इनसे बाहर आ जाए तो फिर बता देना, शैवाल यहां से बाहर नहीं आएगा। शैवालों से अगर कोई सवाल आएगा एल्गी से, तो जो पढ़ा है हमने इन्हीं से आएगा, इनसे बाहर सवाल आज तक आया भी नहीं, और आएगा तो फिर देख लेंगे। चलो ठीक है। इसका मतलब हमने थेलोफाइटा को पढ़ लिया है। किसको पढ़ लिया? थेलोफाइटा को। अब आप नई हेडिंग लिखेंगे ब्रायोफाइटा। हम थेलोफाइटा के बाद में हम क्या पढ़ रहे थे? क्रिप्टोगैम्स पढ़ रहे थे। क्रिप्टोगैम्स में हमने क्या पढ़ा? थेलोफाइटा। थेलोफाइटा में हमने किसको पढ़ लिया? शैवालों के बारे में पढ़ लिया। अब आपको हेडिंग लिखनी है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। और ब्रायोफाइटा से भी अच्छे सवाल देखने को मिलते हैं। ब्रायोफाइटा हेडिंग लिखो, ब्रायोफाइटा। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये जो ब्रायोफाइटा है, इन ब्रायोफाइटा को सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन ब्रायोफाइटा को पादप जगत का, ध्यान से सुनना, पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। पादप जगत का क्या कहा जाता है? उभयचर कहा जाता है। सवाल बन जाता है कि बताओ पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? पादप जगत का उभयचर हम किसे कहेंगे? ब्रायोफाइटा को कहेंगे। किसे कहेंगे? ब्रायोफाइटा को। ठीक है। अब ये जो पादप जगत का उभयचर, उभयचर को आप इंग्लिश में ये भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, एम्फीबियंस। क्या मिल सकता है? एम्फीबियंस भी लिखा हुआ मिल सकता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, उभयचर का मतलब क्या है कि ये
लैंड, लैंड यानी कि धरातल, आप क्या कह सकते हैं कि ब्रायोफाइटा धरातल और वाटर यानी पानी दोनों के ऊपर सरवाइव कर सकता है, दोनों पर उग सकता है। ब्रायोफाइटा धरातल पे भी उग सकता है और ब्रायोफाइटा पानी में भी उग सकता है। तो जो थल और स्थल दोनों में काम करता है या फिर दोनों में रह सकता है, जो जल और स्थल दोनों में रह सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं, उभयचर कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि इन ब्रायोफाइट्स को हम क्या कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं या फिर क्या कहेंगे, उभयचर कहेंगे। पहला इंपॉर्टेंट बात जो आपसे पूछी जाएगी। अब देखो इसके बाद आगे क्या पूछा जाएगा, पादप जगत का उभयचर किसे कहेंगे, एम्फीबियंस को कहेंगे। इसके बाद देखो ये जो ब्रायोफाइट्स हैं, इन ब्रायोफाइट्स का जो शरीर है यानी कि जो इनका काय है, ये शरीर कैसा होता है, थैलस होता है। कैसा होगा, थैलस होगा। अब मुझे ये मत पूछना कि मैडम थैलस का मतलब क्या होगा। थैलस क्या होते हैं, कल ही मैंने पढ़ाया था कि जो थैलोफाइटा होते हैं उनका काय कैसा होता है, थैलस के समान होता है। ठीक है, अब थैलस के समान क्यों होता है, थैलस का मतलब क्या है कि कोई भी पादप है वो पत्तियां, जड़ प्लस तना में विभेदित नहीं होता, तने में विभेदित नहीं होता। यानी कि जो ब्रायोफाइटा के जो सदस्य हैं, इन ब्रायोफाइटा के सदस्यों को देखकर, मान लो मैंने आपको एक ब्रायोफाइटा का पादप दे दिया और मैंने ये कहा कि जैसे मान लो मैंने आपको स्फैग्नम दे दिया, एक ब्रायोफाइटा है स्फैग्नम, मैंने मार्केसिया हो गया, मैंने आपको एक ब्रायोफाइटा दे दिया और फिर मैंने आपसे पूछा कि इसमें लीफ कौन सी है, इसमें रूट कौन सी है, इसमें स्टेम कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे कि हम इसमें पहचान नहीं पा रहे। क्यों, क्योंकि उसके अंदर स्टेम, लीफ, रूट होती तो है लेकिन वो फॉल्स होती है, वो सत्य नहीं होती। ठीक है, तो आपको ये याद करना है कि ब्रायोफाइटा का जो काय है, शरीर है, वो कैसा होता है, थैलस होता है। और थैलस के अंदर हम लीफ, स्टेम और इसकी जो रूट है उनको डिवाइड नहीं कर सकते, उनको नहीं बांट सकते। इसके आगे देखो आपसे सवाल और क्या पूछा जाएगा ब्रायोफाइटा से। अब देखो ये जो ब्रायोफाइटा पादप है, ध्यान से सुनना, मैं एक स्ट्रक्चर से समझाती हूँ। इनकी जो रूट है वो इस तरीके से छोटे छोटे फाइबर्स के रूप में पाई जाती है। छोटे छोटे ऐसे तंतु से होते हैं जो एक दूसरे को काटते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे ऐसे तंतु। ब्रायोफाइट्स में क्या होती है, इनकी जो ये रूट है, रूट यानी कि जड़, ये सवाल बहुत बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स की जो रूट है, ये जो रूट है ये ऐसे धागेनुमा संरचना के अंदर दिखाई देती है और वो एक दूसरे को ऐसे काटते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, और उन रूट्स को, इनका स्पेशल नेम होता है, ये नेम पूछा जाता है, इनको कहा जाता है राइजोइड्स। क्या कहा जाता है, राइजोइड्स। राइजोइड्स। सवाल यही बनेगा कि ब्रायोफाइटा की जड़ें नहीं पूछेगा, सवाल बनेगा कि ये जो राइजोइड्स है ये किसमें पाया जाता है। तो आप क्या कहेंगे, ये जो राइजोइड्स है ये किसमें पाया जाता है, पादपों में। और वो कौन से पादप है, जो ब्रायोफाइटा के जितने भी सदस्य हैं, ब्रायोफाइटा के सदस्यों के अंदर क्या पाया जाता है, राइजोइड्स पाया जाता है। राइजोइड्स है क्या, रूट है। सवाल ये भी बन सकता है राइजोइड्स क्या है, स्टेम है, रूट है, या पूछ सकता है इसके अलावा लीफ है। तो आप क्या कहेंगे, राइजोइड्स एक प्रकार की रूट है, जड़ें हैं जो फाइबर्स के रूप में, छोटे छोटे तंतु के रूप में पाई जाती है। इन्हें हम रूट नहीं कह सकते, ये जड़ें नहीं है, ऐसे छोटे छोटे तंतु से दिखाई देते हैं किसमें, ब्रायोफाइट्स में, और उनको हम क्या कह देते हैं, राइजोइड्स कह देते हैं। क्लियर है इतना। अब इसके बाद इसके आगे की बात करो। इतना पढ़ने के बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो ब्रायोफाइट्स है, इनके अंदर जो हमारा वेस्क्यूलर सिस्टम है, वेस्क्यूलर सिस्टम, और वेस्क्यूलर सिस्टम के बारे में मैंने आपको कल ही बताया है। वेस्क्यूलर सिस्टम को हम क्या कहते हैं, संवहन तंत्र कहते हैं। क्या कहेंगे, संवहन तंत्र। वेस्क्यूलर सिस्टम को हम क्या कहेंगे, संवहन तंत्र कहेंगे। ठीक है, अब ये जो वेस्क्यूलर सिस्टम है, इसके अंदर दो प्रकार के टिश्यू आते हैं, मैंने पढ़ा दिया। एक कौन सा होता है, फ्लोएम, और एक कौन सा होता है, जाइलम। एक कौन सा होगा, फ्लोएम होगा, और दूसरा कौन सा होगा, जाइलम होगा। जाइलम किसका परिवहन करता है, जल का, और फ्लोएम किसका परिवहन करता है, भोजन का। तो इन जो ब्रायोफाइट्स है, इनके अंदर वेस्क्यूलर सिस्टम क्या होगा, एब्सेंट रहेगा। क्या रहेगा, अनुपस्थित रहेगा। तो सवाल बन सकता है कि ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या वेस्क्यूलर सिस्टम पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा कि वेस्क्यूलर सिस्टम ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या होता है, अनुपस्थित होता है, क्योंकि बहुत छोटे पादप है, बहुत छोटे पादप है। भाई सबसे लंबा जो पादप है, वो सबसे लंबा जो पादप है वो ही 2 से 6 सेंटीमीटर का है।
ब्रायोफाइटा का जो सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है वो कितना बड़ा होता है, 2 से 6 सेंटीमीटर का। अब आप देख लो कितना बड़ा हो सकता है, 2 से 6 सेंटीमीटर का पादप कितना बड़ा होगा भाई, इतना होगा, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, 2 से 6 सेंटीमीटर इतना ही होगा, दिखाई नहीं देता हमें। तो ये सबसे बड़ा जो ब्रायोफाइटा है वो ही 2 से 6 सेंटीमीटर का है। तो आप देख लो कि ब्रायोफाइटा कितने होते हैं, तो उनके अंदर परिवहन के लिए परिवहन तंत्र की जरूरत नहीं पड़ती। वो क्या हो सकते हैं, जाइलम और फ्लोएम के अलावा भी पदार्थों का क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे, वेस्क्यूलर सिस्टम ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्लियर है इतना? चलो आगे, इतनी बात क्लियर है क्या, जल्दी बताओ। हाँ, सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा डोसोनिया, और यही होता है आपका 2 से 6 सेंटीमीटर का। अब चलो आगे, इसके बाद देखो आपको लिखना है सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा। सवाल बन जाता है सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन सा है, सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन सा है, सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन सा है। तो आप इसको बोलते हैं डाउसोनिया। डाउसोनिया नाम का एक ब्रायोफाइटा है जो सबसे बड़ा होता है और इसकी लंबाई होती है 2 से 6 सेंटीमीटर। अब आप देख लो 2 से 6 सेंटीमीटर कितना हो सकता है, और 2 से 6 सेंटीमीटर वाला डाउसोनिया सबसे बड़ा क्या होता है, ब्रायोफाइटा होता है। सबसे बड़ा क्या होता है, ब्रायोफाइटा होता है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा शैवाल कौन सा है, सवाल क्या बने, सबसे छोटा शैवाल, स्मॉलेस्ट शैवाल, सबसे छोटा शैवाल कौन सा है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, जूसपिस बोलते हैं इसको, इंग्लिश में लिख देती हूं मैं। जूसपिस नाम का एक शैवाल होता है, जूसपिस नाम का एक ब्रायोफाइटा होता है जो सबसे छोटा, शैवाल लिख दिया सॉरी, सबसे छोटा ब्रायोफाइटा है। सबसे छोटा क्या होता है, ब्रायोफाइटा होता है। तो 2 सवाल बनेंगे आपके सामने, सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा डाउसोनिया और सबसे छोटा ब्रायोफाइटा तो वो कौन सा होता है, जूओपिस या फिर जियोप्सिस भी इसको बोला जा सकता है, जियोप्सिस भी इसको बोला जा सकता है, जियोप्सिस। जो सबसे छोटा क्या होता है, ब्रायोफाइटा, और सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन सा है, डाउसोनिया है। अब एक बात आप नोट लगा के लिखेंगे, यहां से सवाल ज्यादा देखने को नहीं मिलता तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट लगा के यहां से सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, शैलेश जी तुम रुक जाओ, नहीं मुझे क्या करना है वो मुझे पता है, तुम रुक जाओ प्लीज, रिक्वेस्ट है तुमसे। आपको नोट लगा के एक बात ऐड करनी है। क्या ऐड करनी है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, अब ये तो पता ही आपको प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध में, ध्यान से लिख लेना, प्रथम विश्व युद्ध में घायल सैनिकों के लिए, घायल सैनिकों के घावों पर रुई के स्थान पर, रुई के स्थान पर स्फैग्नम, इंपोर्टेंट है, रुई के स्थान पर स्फैग्नम ब्रायोफाइटा को काम में लिया गया था, स्फैग्नम ब्रायोफाइटा को काम में लिया गया, काम में लिया गया। पहला जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, पहला जो विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था, उस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो सैनिक घायल हो गए थे उनके घाव पर रुई के स्थान पर, उस टाइम कॉटन का उत्पादन इतना नहीं हुआ, तो रुई के स्थान पर, जब रुई कम पड़ने लग गई तो रुई के स्थान पर स्फैग्नम नामक ब्रायोफाइटा को काम में लिया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है और बहुत बार आपसे पूछा भी जाता है, बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, 1914 में स्फैग्नम से पीट भी प्राप्त करते हैं।
इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इसको, कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान घायल सैनिकों के घावों पर रुई के स्थान पर कौन सा ब्रायोफाइटा काम में लिया गया था? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? स्फैग्नम को काम में लिया गया था। ये भी लिख लो आप नोट लगा के यहीं पे, स्फैग्नम से पीट प्राप्त किया जाता है, स्फैग्नम से पीट प्राप्त किया जाता है, पीट प्राप्त किया जाता है, फ्यूल है एक प्रकार का, पीट प्राप्त किया जाता है। पीट प्राप्त किया जाता है किससे? स्फैग्नम से। इसके अलावा जो हमारा सरगासम ये सब तो हो ही गए है ना, पीछे लिख लिया उनमें, तो इतना बहुत है। स्फैग्नम से क्या प्राप्त किया जाता है? पीट प्राप्त किया जाता है ब्रायोफाइट्स के अंदर।